हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक फोबिया। इस चैनल पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। रिसेंट में मैंने केएम शुगर पे वीडियो बनाया था, वेक्टर फूड पे मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा सीडीएसएल के बारे में और मैं इसमें ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा हूं। अगर आप उस समय इस शेयर को बाय किए होंगे तो ऑलरेडी आप 50% के प्रॉफिट में बैठे होंगे। बट अगैन इट इज़ नॉट बाय रिकमेंडेशन। आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही अपने स्टॉक्स को बाय एंड सेल करना। और मैं यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ एज ए एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बैक हिस्ट्री जानना चाहते हो तो मेरे इस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक्स के बारे में हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताई है। आज मैं इस स्टॉक्स के बारे में, थोड़े फाइनेंशियल के बारे में डिस्कशन करता हूँ। पहले तो आप ये समझो थोड़ा सा कि ये जो शेयर है ना, एक्चुअली में ये काम क्या, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरह का मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में ये सेगमेंट में ये काम करता है। अगर आप शेयर खरीदते हो, जैसे परचेज करते हो जो भी अकाउंट से, जीरोधा वाले अकाउंट से या ग्रो वाले अकाउंट से या फिर एंजल वन के अकाउंट से, तो वो जो शेयर आपके डीमेट में आते हैं या फिर जिन्हें आप खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, और उनको जब सेल करते हैं या खरीदते हैं तो उनमें से कुछ ब्रोकरेज चार्ज काटता है, जो आपका ब्रोकर सीडीएसएल आपके ब्रोकर से लेता है और आपका ब्रोकर आपसे चार्ज लेता है। तो इससे इसे प्रॉफिट होती है। बट रिसेंट में क्या न्यूज आई थी कि सीडीएसएल अब क्या किया है, एक्चुअली में आप जब 1-2 घंटे अगर आप ट्रेडिंग भी आप करते हो तो सीडीएसएल में वो शेयर चले जाते हैं और सीडीएसएल वहाँ से उसको चार्ज काट कर तो आपको वो शेयर फिर से मिलते हैं। मतलब सीडीएसएल के प्रॉफिट यहाँ से भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, जो कि आपको, अगर आप इसकी पीयर्स कंपनी को देखोगे तो बीएसई, सीडीएसएल, एमसीएक्सी, सारा कुछ, आईएक्स, ये सब सारा जो इसके मतलब पीयर्स कंपनी है ना। और बीएसई जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके प्रमोटर हैं, जो प्रमोटर के पास सिर्फ 15% स्टेक है। और अगर आप स्टेक की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप एफआई की बात कर लें तो एफआई ने हम रिसेंट क्वार्टर में अपना परचेज इंक्रीज किया है, अपना माल बढ़ाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम डीआई की बात कर लें तो डीआई ने थोड़ा सा माल बेचा है अपना, मतलब माइनर माल बेचा है, 21.80 से 21.33 किया है, ठीक है। और पब्लिक का माल पब्लिक से निकाला जा रहा है, ठीक है, पब्लिक के द्वारा बेचा जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा ये देख लें, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लें कि रिसेंट क्वार्टर का कितना था। रिसेंट क्वार्टर से पहले अगर थोड़ा जाएं, दिसंबर 2020 में क्या कंपनी सेल्स करती थी वो देखें, तो वो 46 करोड़ का सेल्स करते नजर आती थी, जो कि आज बढ़ते 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 यहाँ पर 214 करोड़ का सेल्स दिखने लगा है हमको। और वहीं पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी अनुसार बढ़ते हुए 56 करोड़ से 130 करोड़ पहुंच गया है, ठीक है। अगर आप नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो वही डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेल्स तो कंपनी कर रही है, मतलब कमा रही है कि नहीं कमा रही है बिजनेस से। तो कंपनी 54 करोड़ के प्रॉफिट से 107 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठ गई है, लगभग लगभग प्रॉफिट डबल हो गया है ना। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ईपीएस को देख लें तो ईपीएस भी आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आएगा। देखिए ईपीएस 12 से मार्च 2012 से और मार्च 2023 में 56.41 पर 41 का हो गया है ईपीएस, एंड 5.330 से ईपीएस। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस देखेंगे तो 33.78 का ईपीएस हो गया है, जिसके कारण आपको शेयर प्राइस में भी फ्लक्चुएशन दिखे होंगे। शेयर प्राइस भी आपको डबल ट्रिपल मल्टी बैगर तो हो चुके हैं और भी यहाँ से मल्टी बैगर होने का पूरा दमखम रखते हैं। जैसा कि मैंने रिसेंट में बीएसई लिमिटेड के बारे में वीडियो बनाया था और उसके ब्रेकआउट हुए थे, तो मैंने उस पर भी रिसेंट में वीडियो बनाई थी। 2300 के लेवल पे आसपास ब्रेकआउट लेवल है उसका, बीएसई का।
और उसी की ये होल्डिंग कंपनी है, मतलब इसके डायरेक्ट ये प्रमोटर हैं पीएससी, है ना। एंड अगर हम इसका थोड़ा सा ये देख लें कि बैलेंस शीट को देख लें, तो बैलेंस शीट में हमको दो चीज़ देखते हैं। एक चीज़, दो चीज़ बेसिकली, दो चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हम रिजर्व देख रहे हैं, रिजर्व के रिस्पेक्ट में रिजर्व 200 करोड़ से बढ़ते बढ़ते एक 1100 करोड़ का लगभग रिजर्व हो गया है, 1122 करोड़ का। उसी के रिस्पेक्ट में आप बोरोइंग देखोगे ना, तो बोरोइंग 2 करोड़ का है मात्र, क्योंकि ये इन जैसे कंपनीज के पास मतलब पैसे भर भर के होते हैं, मतलब बोरोइंग करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। और नहीं भी की है, डेट फ्री कंपनी है। और अगर आप फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट भी लगातार 6 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 128 करोड़ का हो गया। और रिसेंट दो ईयर में, मतलब 2 ईयर बोली नहीं, 3 क्वार्टर बोल सकते हैं, पहले ईयर बोल सकते हैं, मार्च 2022 से मार्च 2023। इसमें देखिए, इसमें CWIP में भी काम होना चालू हो गया था। 4 करोड़ हुआ, फिर 174 करोड़ हुआ, 181 करोड़ हुआ, और उससे पहले हुआ था मार्च 2021 में 23 करोड़ का। यहाँ से CWIP में काम होने लगा। तो कंपनी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर, अगर आप इसकी डीपली स्टडी करोगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे इसके बैलेंस शीट वगैरह, बैलेंस शीट नहीं, जो इसके कॉन्कोल होते हैं और इसके जो प्रेजेंटेशन निकलते हैं, उनको अगर अच्छे से रीड करोगे, वेबसाइट में जाओगे इनको, तो थोड़ा सा CWIP के बारे में पता चलेगा, या वहाँ से थोड़ा कांटेक्ट होते हैं। अगर आपको हैवी इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर किए इस कंपनी के बारे में, जहाँ कंपनी की मीट होती है वहाँ गए, वहाँ पर जानने की कोशिश की कि CWIP में आप क्या कर रहे हैं और कैसा कंपनी का आगे का ग्रोथ रह सकता है। बिकॉज सारा कुछ जो टिका रहता है ना, वो ग्रोथ पे टिका रहता है। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो कंपनी के पैसे बन रहे हैं। बट ये अभी स्मॉल कैप कंपनी के कैटेगरी में आती है। लगभग अगर आप देखोगे मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है, तो स्मॉल कैप ही बोलेंगे। और जैसा ये बहुत ही बेहतर ही शेयर है, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इसे अब अभी बाय भी कर सकते हैं। बिकॉज देखेंगे, अगर हम इसका चार्ट हम एक नज़र देख लें, तो चार्ट भी हमें बाय के ही सिग्नल दे रहे हैं। अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा सारा कुछ। अच्छा, ये मैं बोल रहा था कि इसके जो डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं ना, रिसेंट में अगर नवंबर क्वार्टर में आप जाओगे तो रिसेंट में इसके डीमेट अकाउंट भी 10 करोड़ रिपोर्ट किया है। 10 करोड़ न्यू डीमेट अकाउंट खुलते हुए नज़र आए हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये 10 करोड़ से अगर हम इसके अगर 80% भी एक्टिव मेंबर हो जाते हैं तो इनके प्रॉफिट और भी तेज़ी से बढ़ेंगे। और आने वाला समय में जिस तरह से जिस सेगमेंट में BSE एंट्री किया है, जो बिज़नेस कर रहा है, इस बिज़नेस को करना बहुत ही मुश्किल है और एंट्री बैरियर है। मेन बात है एंट्री बैरियर इस तरह के बिज़नेस में, मतलब बहुत आसानी से कंपनी एंट्री नहीं ले सकती है। और एंट्री नहीं लेने के कारण कंपनीज के प्रॉफिट हमेशा दिन दुगनी चार चौगनी से प्रॉफिट इसकी इंक्रीज होगी। और जैसा होता है फिर हम आपके सामने लाएंगे फिर से, और फिर हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। अब इसका एक छोटा सा देखिए, अगर आप 800 के लेवल पे नहीं, 1000 लेवल पे तो बाय किए होंगे। अगर आप 1000 लेवल पे भी बाय करेंगे इस शेयर को, जो मैं ले लेता हूँ 1000 के लेवल पे, तो 76% यहाँ पे डाउन साइड दिखती है। तो इसके टेक्निकल टारगेट हमें क्या बताते हैं, और क्लियर ब्रेकआउट है। टेक्निकल टारगेट के हिसाब से इसको 2400 के टारगेट जाना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 2400 के टारगेट चला जाएगा। अभी 1900 के आसपास है और ऑलमोस्ट 2400
2460 2464 के टारगेट बनते हैं, जो कि करेंटली 1700 के आसपास से बनते हैं। 1700 में अगर आपने बाय किया होगा, जो कि रिसेंट में अगर 1700 के बाय किया होगा, तो 1700 से आप 2400 के टारगेट जा सकते हैं, जो कि आपको सीधा सीधा मोटा मोटी आप समझ लें तो 40% का प्रॉफिट है, और वो कम ही समय लगेगा। आप हमको लगता है ये मार्च तक में ये 2400 का टारगेट अचीव कर लेगा। और हमें अगर लॉन्ग टर्म के साथ आप बने रहना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इस शेयर को बता दें आपको बाय करने का, तो बहुत ही बेहतर शेयर नज़र आता है। और इस जैसे स्टॉक्स को आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ट्रेडिंग करना पसंद है तो आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो देखिए क्या ज़बरदस्त चार्ट है, जो आपको लॉन्ग टर्म में, तो चार्ट के अनुसार बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, है ना। मैं हवाई के बेसिस पे बात नहीं कर रहा, चार्ट के बेसिस पे। ऐसे मैं हवाई के बेसिस पे आपको कुछ भी बोल सकता हूँ कि 4000 10,000 के टारगेट अचीव होंगे भी, 10 साल लगेंगे, 10,000 के भी टारगेट जा सकते हैं। कुछ चेंजेज होगी, कंपनी आगे कैसे ग्रो करती है, हम लोग उस तरह के प्रोजेक्शन आगे, बहुत आगे का प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चार्ट के बेसिस पे 1-2 साल का मतलब आगे का जर्नी नज़र आ सकता है हमें, ठीक है। फंडामेंटल बेसिस पे और दिन दुगनी रात चौगनी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इनके फंडामेंटल में, एंड उसके अनुसार शेयर प्राइस किस अनुसार, क्या शेयर प्राइस महंगे हो गए हैं, क्या शेयर प्राइस सस्ते हैं। अगर आप इस जगह पर से इस जगह देखोगे तो 83% का प्रॉफिट है। लगभग 3100 के टारगेट आपको कहीं नहीं गए हैं, एक साल में ये अचीव होंगे ही होंगे। एक साल में आप लगभग समझ लो तो 3500 के टारगेट हमको दिखते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को खरीदे हुए हैं, बाय कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है, और यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज यहीं से ये ब्रेकआउट देगा। और आप इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रही है ना। काफ़ी अच्छा शेयर है। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको अभी बेचने का मत सोचें, थोड़ा समय बाद बेचिएगा, बट अभी मत बेचें, क्योंकि स्टॉक्स अभी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, बिकॉज फाइनेंशियली मार्केट का ही ट्रेंड है। और अच्छे अच्छे कंपनी ने भी इस मार्केट में एंट्री ले रही है। जैसे जियो फाइनेंस की बात कर लें, तो जियो फाइनेंस ने भी अपने बिजनेस बहुत तेज़ी से अलग अलग सेगमेंट में अपने बिजनेस के पांव पसारना चालू कर दिया, और शेयर प्राइस में भी उसके जो भी रिफ्लेक्ट हैं वो दिख रहे हैं। और मैंने जैसे डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, मैंने आसपास लगभग 250 से 260 के बीच के आसपास मैंने चर्चा की थी। आज उस स्टॉक का मैंने टारगेट भी दिया था 300 के आसपास जाएगी, और वो लगभग 330 के आसपास अभी आसपास ट्रेड हो रही है, और उससे भी ऊपर गई थी। और मैंने उस शेयर को काफ़ी आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में, ठीक है। अगेन मैं कहता हूँ, इट इज़ नॉट बाय रिकमेंडेशन, एंड आप अपने डिसीजन से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के इन शेयर को बाय एंड सेल करना। एंड चलता हूँ, फिर जैसा होगा फिर आपके साथ चर्चा करूँगा, है ना। चलता हूँ, बाय बाय।